हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी ऑथर चित्रा एंड यू आर वाचिंग मूव्स डायरी। तो मैं लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए वन नाइट स्टैंड विथ माफिया प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही स्टोरी लाते रहूं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कि कथा को मायरा के घर रहते 1 महीने बीत गए थे। इस बीच मायरा के घर वाले और कथा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। वो लोग एक परिवार जैसे रहने लगे थे। कथा को भी मायरा के घर वाले बहुत पसंद थे क्योंकि सभी लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। इस बीच कथा की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा राजेश्वरी जी और वीर प्रताप से हो गई थी। वहीं कथा जब ठीक हो गई थी तो वह कॉलेज में जाने लगी थी, जहां उससे रुद्राक्ष के बारे में पता चला कि वो आपसे कॉलेज पढ़ने नहीं आएगा। रुद्राक्ष के बदले में मैथ्स टीचर मुंबई इंटीरियर वाला यूनिवर्सिटी में आया था, जो रुद्राक्ष की तरह तो नहीं लेकिन वो भी काफी हद तक ठीक ठाक बच्चों को मैथ्स पढ़ा देता था। अभी भी कॉलेज के सारे बच्चे रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा मिस करते थे क्योंकि रुद्राक्ष बहुत ही सीरियस तरीके से अन लोगों को पढ़ाता था और हर एक टॉपिक की बारीकी से सारी बच्चों को समझाता था, जिस वजह से सारे बच्चे जाते थे कि रुद्रनश वापस कॉलेज में जाए, लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं था। वहीं दूसरे तरफ इन 1 महीनों के बीच में रुद्रन, जो अभी यूएसए में था, उसने काफी ज्यादा ऊंचाइयां हासिल कर ली थी बिजनेस वर्ल्ड में। साथ ही में वह माफिया वर्ल्ड में भी अपना सिक्का सबसे ऊपर थॉट रखा हुआ था, जिससे माफिया वर्ल्ड के साथ साथ सरे जो भी माफिया वर्ल्ड और गैंगस्टर के लोग थे वह सब रुद्रन से डरते थे। लेकिन काफी लोगों को रुद्राक्ष उनके राजा के रूप में बहुत अच्छा लगता था क्योंकि रुद्राक्ष बेकसूर की जान कभी भी जाने नहीं देता था और वो ना ही ड्रग्स और ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों को छुड़ाता था, वाहन लोगों को ध्यान से मार देता था जो ये सब गैनो है कम करते थे। रुद्रनश को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसकी यही अच्छाई आगे चल के उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि जैसे ही रुद्रनश गैंगस्टर लोगों के कम में एजेंट डालता, जैसे ड्रग्स डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर गैर कानूनी हथियार को अपने कब्जे में कर लेना, तो जो भी गैंगस्टर और रुद्रनश के राइवल थे वह सब धीरे धीरे रुद्रन से जलने लगते हैं। उसकी तरक्की को देखकर और अपना घटा हुआ देखकर वह सब रुद्र से बदला लेना चाहते थे और इस इंतजार में थे कि कब उनके पास ये चांस आएगा कि वह रुद्राक्ष का खेल खत्म कर सके। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि रुद्राक्ष को जान से मारना कोई हलवा बनाने की चीज नहीं है। अगर अन लोग को रुद्रनश को जान से मारना है तो सबसे पहले रुद्राक्ष के कमजोरी हो जाना पड़ेगा, जो वो लोग नहीं जानते थे क्योंकि रुद्रन जब भी माफिया मीटिंग में आता था अपना चेहरा मास्क से ढक लेता था, जिस वजह से काफी सारे लोगों को रुद्राक्ष की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। लेकिन कुछ खास लोगों को रुद्राक्ष के बारे में पता था जो रुद्राक्ष के काफी ज्यादा करीबी थे। वहीं रुद्राक्ष अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसको अपने परिवार के कोई चिंता ही नहीं रह गई थी। वह दिन रात अपने ऑफिस में ही काम करते रहा था और जब वह थक जाता वह अपने ऑफिस के ही एक कमरे में जाकर सो जाता था और जब उसकी नींद खुलाती थी तो वह वापस से फ्रेश होकर अपने ऑफिस के काम में लग जाता था। इस बीच उस ना अपने खाने की चिंता थी ना ही
अपने परिवार कथा किसी की भी जिंदा नहीं थी। वो बस ये चाहता था कि वह कथा के ख्याल से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, क्योंकि वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ बसा हुआ था, लड़की का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। जिस वजह से रुद्रक्ष अपने सेहत का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता है। वहीं राघव जो रुद्रक्ष का पा था वो भी रुद्रक्ष के खाने पीने और उसकी सारी सेहत के बारे में ख्याल करता था। बीच बीच में वह रुद्रक्ष को ये भी याद दिलाता था कि रुद्रक्ष की माँ और उसकी दादी उस बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, लेकिन रुद्रक्ष इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहता था। लेकिन आप उसका कम यूएसए में कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से आप उस ना चाहते भी इंडिया जाना पड़ा था। इस बीच उसने सोच लिया था कि वह आज के बाद इंपीरियल मुंबई यूनिवर्सिटी में कभी भी कदम नहीं रखेगा और ऐसा कोई भी मौका नहीं देगा अपने आप को, जिस वजह से वह कथा को देख पाया। इसलिए वह अपने दिल पर पत्थर रखते बहुत मुश्किल से अपना सारा कम खत्म करके यूएसए से इंडिया जाता है। रुद्रक्ष को इंडिया आते काफ़ी रात हो गई थी। जब वो अपने मेंशन पहुंचता है तो रात के 1 बजे बज रहे थे। वह जैसे ही अपने मेंशन का दरवाज़ा खोलता है तभी चारों तरफ जो लाइट थी मेंशन की वो सब बंद उस दिखाई देती है, लेकिन रुद्रंश अंधेरे में अच्छे तरीके से चल सकता था, जिस वजह से वो बिना लाइटों किए अपना कदम सीढ़ियों के तरफ ले जाता है। इस बीच उसने अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को भी ऑन कर दिया था ताकि उस आगे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जैसे ही रुद्रक्ष अपना फ्लैश लाइट ऑन करके सीढ़ियों पर कुछ कदम ही रखता है, अचानक से उसे एहसास होता है कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। इस बीच से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका दिल क्यों धड़क रहा है। रुद्रक्ष के साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से उसकी सांस ही थम जाती है, क्योंकि अचानक से सीढ़ियों साया एक लड़की की पायल की आवाज़ रुद्रंश के कानों में आती है। रुद्रक्ष को समझ में नहीं आता है कि इतनी रात को ये कौन लड़की वह भी अपने पायल को पहनकर उसके मेंशन में घूम रही है। वो जैसे ही अपना फ्लैशलाइट उस लड़की के तरफ बढ़ने लगता है तभी अचानक से उस लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा रुद्रंश से आकर टकरा जाती है। उस लड़की के रुद्रन से टकराते हैं उन दोनों की धड़कन जोर जोरों से बढ़ने लगती है। होता है कि उन दोनों की सांस ही थम गई है। दोनों कुछ पाल के लिए उसी पोजीशन में अड़े रहते हैं। तभी अचानक से रुद्रक्ष को हो आता है और जैसे ही वह अपने फोन का फ्लैशलाइट इस लड़की की तरफ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को देखता है वो झोंक जाता है। इससे पहले रुद्रक्ष कुछ कर पाता तभी सामने से वो लड़की एकदम से होश में आती है और उस जब मैं सोच होता है कि उस किसी ने थम रखा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की की आवाज़ गूंजने लगती है। उस लड़की की आवाज़ सुनकर मेंशन में मौजूद सारे लोग जग जाते हैं और लिविंग एरिया की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही मेंशन के सारे लोग लिविंग एरिया की तरफ आते हैं वो लोग उस लड़की और रुद्रक्ष को उस हालात में देखकर चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि अभी आप लोग को यह पता चल जाओ आपके वो लड़की आखिर में कौन है। जी हाँ दोस्तों, वह लड़की और कोई नहीं कथा थी जो कुछ समय पहले ही अपने कमरे से पानी लेने के लिए निकली थी, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह किसी के बाहों में आ जाती है। लेकिन कथा नहीं आए इस वक्त उसका चेहरा नहीं देता था, गिरने से बचाया था। कथा को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की शुक्र हो रही थी, क्योंकि वो अभी एक बहुत
बड़े हादसे से गुजारी थी और वो अभी सीढ़ियों से गिर के अपने बच्चे को कुछ नहीं होता देखना चाहती थी, जिस वजह से वो डर के मरे हैं अपने आंखें बंद की हुई थी और उसका एक हाथ अपने पेट पर था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। घर के सारे मेंबर के साथ साथ रुद्राक्ष की भी नज़र उसके हाथों पर नहीं जाती है जो उसके पेट पर था। सब लोग तो कथा का गरा हुआ चेहरा देख रहे थे जो पसीने से लथपथ था। महाराज जिसकी नज़र रुद्राक्ष पर जाती है वह रुद्राक्ष को देखकर डर जाती है, क्योंकि उस उम्मीद नहीं थी कि उसका बड़ा भाई आधी रात को ही यूएसए से सीधा इंडिया आ जाएगा और अभी तक घर वालों में से किसी ने भी रुद्राक्ष को कथा के यहाँ आने के बारे में नहीं बताया था, जिस वजह से मायरा ये सोच के डर रही थी कि कथा को देखकर रुद्राक्ष का क्या रिएक्शन होगा। तो दोस्तों आज आए इस एपिसोड में हम लोग को एक बड़ा खुलासा के बारे में पता चलता है कि रुद्रनश और कोई नहीं और आज फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, यानी वीर प्रताप राजवंश और राजेश्वरी राजवंश काल वही सबसे बड़ा बेटा जो वाह कम के चलते अपने परिवार को भूल गया था। इस बात से अंजन कथा अपने ही ख्यालों में व्यस्त थी। कथा को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि अभी आगे चलकर उसकी जिंदगी में मुसीबतें हैं, क्योंकि जब वारुधन से भाग रही थी उस दूर तक अंदाजा नहीं था कि वह आखिरकार रुद्राक्ष के पास ही जाएगी। कथा तो इस वक्त सदमे में थी। वहीं राजवंश फैमिली के सारे मेंबर रुद्रनश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वहीं राजेश्वरी जी अपने बेटी को 1 महीने के बाद सही सलामत देखकर उनकी आंखों में नमी आ जाती है और वह अपने बेटे को गले लगाते कहती है, रुद्र तुम तो हमें भूल ही गए थे क्या? तुम्हें हमारे याद नहीं आती है? हम तुम्हें रोज फ़ोन करते हैं लेकिन तुम हमारा फ़ोन एक बार भी नहीं उठाते हो क्या? हम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ये सुनकर रुद्र और कोई निरुद्धनश होता है, क्योंकि घर के सारे मेंबर रुद्राक्ष को प्यार से रुद्र बुलाते हैं, जिस वजह से रुद्राक्ष अपनी मां को प्यार से जवाब देते कहता है, नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता था लेकिन क्या करूं, यूएसए में काम बहुत ज़्यादा था जिस वजह से मैं अपने काम पर ही ध्यान देने लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि जल्दी यूएसए का काम करके मैं आप लोगों के पास जाऊं। रुद्राक्ष ने यह अपनी मां को बहलाने के लिए कहा था और रुद्राक्ष की बात सुनकर राजेश्वरी जीबीपीएल जाती है और उसका बात में लेती है। वहीं अन दोनों की बातें सुनकर कथा जो अभी सदमे में थी उस अचानक से हो जाता है और जैसे ही उसकी नज़र रुद्राक्ष की तरफ जाती है वह रुद्राक्ष को देखकर चौंक जाती है और वह इतना ज़्यादा डर जाती है रुद्रनश को देखकर कि वह सीढ़ियों पर ही बेहोश होने लगती है। तभी अचानक से आरुष की नज़र कथा पर जाती है जो कि अभी ऐसा सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। तभी आरुष अपनी फुर्ती दिखाकर कथा को गिरने से बचा लेता है, लेकिन वह कथा को अच्छे से नहीं संभाल पाता, जिस वजह से वह दोनों सीढ़ियों से गिरने ही वाले होते हैं। तभी रुद्राक्ष दोनों को संभाल लेता है और कथा की ऐसी हालात देखकर रुद्राक्ष आरुष से गुस्से में बोलते कहता है, आरुष ये क्या हरकत है तुमसे? अगर इसका वजन नहीं उठ रहा था तो तुम पहले मुझे बोलते, मैं इसके बगल में ही था। ये सुनकर आरुष जो पहले से ही अपने बड़े भाई रुद्रन से डरता था वह और ज़्यादा डर जाता है और वह डरते कुछ नहीं बोल पाता है। वहीं रुद्रांश मौका मिलते ही कथा को अपने बाहों में उठा लेता है। ये देखकर घर के सारे मेंबर चौंक जाते
जाते हैं और अपनी आंखें भरे मुंह खोले रुद्रनश और कथा को देखते हैं, क्योंकि उन्हें रुद्रक्ष का बिहेवियर अच्छे से याद था। रुद्रनश आज तक किसी भी लड़की के पास नहीं जाना चाहता था, वो लड़कियों से ज़्यादातर दूरी ही बनाते रहा था। लेकिन आज जब घर वाले रुद्रश को खुद से कथा के पास जाता हुआ देखते हैं तो उनके मन में एक उम्मीद जाग जाती। वही मायरा रुद्रक्ष के पीछे अपने दोस्त की चिंता में चलने लगते हैं। ये देखकर घर के सारे मेंबर्स कथा के कमरे में जाने लगता है, क्योंकि मायरा ने कथा को कमरा के बारे में रुद्रक्ष को पहले ही बता दिया था। वहीं कुछ देर बाद सारे लोग इस वक्त कथा के कमरे में घर के सारे मेंबर्स कथा को देख रहे थे, जो बिस्तर पर बेसुध हालात में पड़ी हुई थी। वहीं रुद्रक्ष इन सब से अलग कथा के प्यो कमरे को अच्छे से देख रहा था। वह हर एक कोने को बहुत ज्यादा बारीकी से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कथा के कमरे का बहुत ही गहरे तरीके से जायजा ले रहा है। उसके घर वाले, जिसका पूरा ध्यान कथा की हालात पे था, वो सब कथा के चिंता में डॉक्टर को फोन कर देता है। वहीं डॉक्टर कुछ ही देर में राजवंश मैंशन जाते हैं, क्योंकि राजवंश मैंशन के जो भी फैमिली डॉक्टर थे वह सब राजवंश मैंशन के स्पेशल हेडक्वार्टर में रहते थे, ताकि अगर कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर को वाला है मेडिकल की नीड हुई तो वो डॉक्टर को आसानी से बुला पाए। वहीं 5 मिनट के अंदर 2-3 डॉक्टरों की टीम कथा के कमरे में जाती है और कथा का चेकअप करने लगती है। रुद्रक्ष का पहले से पता था कि डॉक्टर आगे कथा के बारे में क्या बताने, इसलिए वह सीधा अभी कथा की बालकनी के तरफ चला जाता है। बालकनी में आने के बाद रुद्रन जब अपने आसपास नजर दौड़ आता है तो उस भी बालकनी और एरिया का यह नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तभी रुद्रक्ष की नज़र आसपास के चीज़ों पर जाती है। वहीं रुद्रक्ष ये देखता है कि कथा की बालकनी में उसके लिए एक झूला भी लगा हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और उसमें करीब 2 लोग अच्छे से ए सकते थे। वह झूला भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने में लग रहा था। वहीं आसपास के जो भी डेकोरेशन की सामान थे वह सब अपने अपनी जगह पे ही रखे थे। पास में एक छोटा सा बिना बेड का एक बिस्तर कथा ने लगा दिया था, ताकि जब भी उसका मैं उदास या खाली लगे वह यहाँ पर आकर अपने मैं को शांति दे सके। रुद्रनश इन सभी चीज़ों को देखने में व्यस्त बीच में वह कथा को ऐसा को भी फील कर रहा था जो हर तरफ उससे महसूस हो रही थी, और यह सब उसके दिल को भी बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। वह दूसरे तरह डॉक्टर कथा को देखकर हमेशा की तरह उसके सेहत के बारे में बोलने लगते हैं कि कथा अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऊपर से ऐसा हालात में उससे ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ग्लूकोज कथा को चढ़ाते हैं और कुछ मेडिसिन देकर वाहन से चले जाते हैं। वही घर वालों को पूरी बातें समझ नहीं आती है, लेकिन व्हाट्सएप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और कथा को सोता हुआ देखकर उसके कमरे से धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं। लेकिन सारे मेंबर के कथा के कमरे से निकलने से पहले राजवंश के हर एक मेंबर एक एक करके कथा के पास जाता है और उसके सर पे हाथ देते उससे जल्दी ठीक होने के लिए कहता है। सबसे पहले घर के सबसे बड़े मेंबर दादाजी कथा के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखते उस दुआ देते, कहते हैं कुछ दिनों में ही तुमने हमारी संसार मैंशन को रोशनी से भर दिया था और मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ हमेशा रहो और जल्दी ठीक होकर तुम्हें हमारे लिए रोज शाम को चाय भी तो बनानी है। उसके साथ साथ तुम जो डेली हम लोग को बहुत कम तेल मसाले वाले जो खाने देती थी वह भी बहुत स्वादिष्ट होते थे और मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इस
इसके बाद वह आखिरी बार कथा को बहुत अच्छे से देखते हैं और उससे वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ उदास होकर चल जाते हैं, क्योंकि जब भी दादाजी कथा को देखते थे उसके फेस पे स्माइल आ जाती थी, लेकिन आज कथा का चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वह आज किसी साद में चली गई है। वहीं दादाजी के जाने के बाद दादी आती है, जो दादाजी की तरह ही कथा से प्यारी प्यारी बातें करती हैं, जिनमें वह कथा को कथा की बनाए डिशेज के बारे में भी बताती हैं, जो दादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और वह भी बिना ज़्यादा तेल और मसाले डाले, जिस वजह से दादी की सेहत भी अभी अच्छी होने लगते हैं। दादी भी कथा को दुआएं देकर वाहन से चली जाती हैं। इसके बाद वीर प्रताप राजवंश और राजेश्वरी राजवंश एक एक करके कथा के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और कथा को काफ़ी देर तक यूं ही देखने लगते हैं, काफ़ी देर तक कथा को। ये उन्हें देखने के बाद राजेश्वरी जी और वीर प्रताप जी आखिरी बार कथा का सर छूते हैं। वही मायरा और आरुष जो उनके बगल में कथा का देवल कर रहे थे, वो लोग भी राजेश्वरी जी और वीर प्रताप जी कहने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चल जाते हैं। अभी कमरे में सिर्फ कथा रह गई थी। वहीं कथा के कमरे के बालकनी में रुद्राक्ष था, जो बालकनी के रेलिंग पर अपना हाथ टिकाए चांद के तरफ देख रहा था। इस वक्त उससे चांद में भी कथा दिख रही था। काफी देर तक चांद को यूं ही देखने के बाद रुद्रांश कथा के कमरे में आता है तो उसे कथा दिखाई देती है, जो बेसुध हालत में अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये देखकर रुद्रांश कथा के पास जाने के लिए कदम उठाता है, लेकिन उससे अच्छा से ये एहसास होता है कि वो जिस चीज़ से 1 महीने से बचने की कोशिश कर रहा था, आखिर में वो उसी के पास जा रहा है। इतना सोचते ही वो अपने कदम पीछे ले लेता है और कथा से बाहर आ जाता है, लेकिन कथा की खुशबू अभी तक उसके ज़हन में थी, जिससे वह बाहर नहीं निकल पाता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद वह अपने आप को समझाता है कि वह गलत कर रहा है। इसके बाद वह अपने कमरे में चल जाता है। कमरे में जाने के बाद वह अपने कोट के बटन को खोलकर उस पास ही के सोफे में रख देता है और अपने शर्ट के बटन खोलते वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। इसके बाद वह करीब 1 घंटे तक कोल्ड शावर लेता है, जिसका उसके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। उससे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर आपकी बट्टी में तप रहा है, जिससे आराम पाने के लिए वो शावर के नीचे ही काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। क्या होगा आगे तथा जान पाएगी रुद्रनश की सच्चाई के बारे में। क्या सच्चाई जानने के बाद कथा मायरा का घर छोड़ के चली जाएगी? क्या इन सभी चीज़ों के बारे में रुद्राक्ष को पता चलेगा? जाने के लिए बने रह हमारे साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आजकल मौसम खराबी हो रहा है तो मैं आपको यह चेतावनी देना चाहती हूँ कि ज़्यादा आप लोग ठंडा पानी ना पिए और नॉर्मल पानी ही पिए, स्वस्थ रहे और ज़्यादा बारिश में ना घूमे, क्योंकि ये सब मैंने पहले करके देख लिया है, जिस वजह से मेरी तबीयत बहुत खराबी हो जाती है। और आजकल मौसम बहुत बदल रहा है, कभी गर्मी कभी ठंडा ऐसे ही हो रहा है। तो ख्याल रखिए आप लोग अपना, और आगे के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था कि कथा को सच्चाई पता चल गई थी कि रुद्राक्ष मायरा का बड़ा भाई है, और यह बात जानकर आगे चलकर कादर मायरा से बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली है, क्योंकि अगर कथा को पहले ही पता होता कि रुद्रनश और मायरा भाई बहन है तो कथा कभी राजवंश मेंशन में आते ही नहीं, क्योंकि वह जिस शख्स से भाग रही थी वही शख्स के घर आखिर में जाकर वो फंस गई थी। क्या इस वक्त
तो कथा अपने नींद में गुम है। अभी आगे अगले दिन जब कथा की नींद खुलाती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है। इसके बाद उससे सारी चीजें जो रात में घटित हुई थी उस धीरे धीरे करके याद आने लगती है, और यह भी याद आने लगता है कि कैसे वह कल रात रुद्रनश को देखकर बेहोश हो गई थी। कथा जिसे अभी पूरी तरीके से नहीं पता था रुद्राक्ष के बारे में, उस लग रहा था कि रुद्राक्ष मायरा के घर पे कैसे वो अपने ही में अपने आप को डांटाते कहती है, क्या तू भी कथा तो उनके बारे में क्यों सोच रही है? मुझे लग रहा है कि आजकल मैं रुद्रनश जी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, जिस वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। फिर वो अपने आप पर ही गुस्सा करते कहती है, कथा ज़्यादा मत सोच उनके बारे में, वह तेरा पस्त थे, उनको तो आए इस वक्त तेरे बारे में पता भी नहीं है, और वैसे भी उन्होंने तो कॉलेज में पढ़ाना भी छोड़ दिया है। अभी तुझे उनसे मतलब नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही बातें करके कथा अपने आप को ही समझा रही थी। वह अपने आप से बातें ही कर रही थी, तभी उसके कमरे में मायरा आ जाती है और जो उसकी तबीयत पूछने आई थी मरा जब कथा के कमरे में आती है तो कथा को अपने आप से ही बातें करता हुआ देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वो कथा से सवाल करते कहती है, क्या हुआ कथा, तो ये इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है यार? मायरा की बात सुनकर कथा जो अपने आप में ही व्यस्त थी उसका नज़र मायरा पर जाता है जो उसी को देख रही थी। मरा को देखकर कथा उससे अपना सर नाम में हिलाते कहती है, नहीं कुछ नहीं, वो कल रात में नीचे पानी भरने गई थी और उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे भ्रम जैसा कुछ लग रहा है। वह ये मायरा से सवाल करती है क्योंकि उस लग रहा था कि शायद कल रात वो जब पानी भरने गई थी तो उस चक्कर गया होगा और मायरा उससे सर्वेंट के हेल्प से उसके कमरे में छोड़ी। कथा की बातें सुनकर मायरा उस शांत कराते कहती है, हाँ कल तू बेहोश हो गई थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो? आज मम्मी ने तो सोच लिया है क्या आज तुम्हें वो बहुत ज़्यादा दंत की क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रख पा रही हो। तुम्हें पता है कल तुम्हारे बेहोश होने के बाद हम लोग कितने घबरा गए थे और हमारे फैमिली डॉक्टर ने तुम्हारी तबीयत के बारे में भी बताया कि आजकल तुम अपने सेहत पे ख्याल नहीं रख रही और तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। उन्होंने तुम्हें प्रॉपर खाना खाने के लिए कहा है और दवाइयाँ लेने के लिए कहा है। मायरा ये सब कथा को गुस्से से कह रही थी क्योंकि जब भी कथा की तबीयत ठीक हो जाती वो अपनी सेहत पर लापरवाही कर देती थी जिस वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मरा पहले भी कथा को बहुत डरती थी उसकी सेहत को लेकर, लेकिन आप कथा के साथ उसका बच्चा भी है जिस वजह से कथा को और ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कथा मायरा के कभी बात सुनती ही नहीं है। अपने आप को मायरा के द्वारा डांट सुनता हुआ देखकर लटक जाता है क्योंकि उस पता था कि मायरा उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है और अभी तो कथा के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली कथा के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। कथा को मायरा की बात सुनकर बुरा भी लगता है और वह माफ़ी मांगते कहती है, मुझे माफ़ कर देना मेरा, तुझे पता है ना कि मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती हूँ। इसके बाद कथा अपना दोनों कान पकड़ लेते हैं और मासूम से आवाज़ में कहती है, तू तो मेरी प्यारी दोस्त है तो मुझे माफ़ नहीं करेगी? वाह, ये बात इतने प्यार से और इतनी मासूमियत से कहती है कि मायरा का दिल पिघल जाता है और वह कथा के गले लगते कहती है, ठीक है इस बार तुझे माफ़ किया, लेकिन अभी से तेरा प्यो हफ्ते का जो खाना है वो हमारे फैमिली डॉक्टर डिसाइड करेंगे और मैं समय से अपना खाना और दवाइयाँ लेनी है, ये बात कि तुम मुझे प्रॉमिस करो। ये सुनकर कथा मुस्कुराते
प्रोमास कहती है। इसके बाद मायरा कथा को फ्रेश होने के लिए कहती है क्योंकि नीचे लिविंग एरिया में सारे लोग कथा का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर कथा जल्दी से फ्रेश होने के लिए चल जाती है। वहीं नीचे इस वक्त लिविंग एरिया में दादा दादी जी के साथ साथ आरुष और वीर प्रताप जी लिविंग एरिया के सोफे में बैठे कथा का इंतजार कर रहे थे। तभी किचन एरिया से राजेश्वरी जी भी आ जाती हैं और सोफे में बैठते सीढ़ी की तरफ देखने लगती है जहां से हर रोज कथा मुस्कुराते और जगते उनके पास आकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिस वजह से सारे लोग थोड़ा सा साध हो गए थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कथा की आदत लग गई थी। तभी सीढ़ियों से अन लोगों को मायरा आते दिखती है, जिसे देखकर राजेश्वरी जी सोफे से उठकर मरा के पास आते कहते हैं, मरा कहाँ है? कथा, मैंने तुम्हें कथा को लाने के लिए भेजा था। ये सुनकर मायरा उन्हें सोफे पर बैठते कहती है, माँ रिलैक्स, कथा थोड़ी ही डर में यहाँ पड़े रही है। तब तक आप ये बताइए कि भाई नहीं दिख रहे हैं कहीं पे, कहाँ पर है वो? ये सुनकर राजेश्वरी जी कहते हैं, मेरे ख्याल से वो अभी अपने जिम एरिया में होगा। वैसे तू तो जानते ही है कि उसके फ्लो पर कोई नहीं जाता मेरे अलावा, और मुझे घर के भी कम रहते हैं, जिस वजह से मैं बिजी थी। सुबह मैंने उस जब कॉफ़ी दिया था तो वो अपने कमरे में लैपटॉप में बिजी था, उसके बाद मैं नीचे गई थी। यह सुनकर आरुष कहता है, माँ आपको पता है ना कि भाई कितने बिजी रहते हैं। मेरा कितने दिनों से मैं था कि हम लोग फैमिली ट्रिप पर जाए, भाई के वजह से नहीं हो पाता। वो अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। ये सब रुद्रक्ष की बुराई करते कहता है क्योंकि रुद्रक्ष अपने फैमिली वालों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था कम के चक्कर में, जिस वजह से सारे घर वाले हैं रुद्रनश से गुस्सा थे। ऊपर से रुद्रक्ष जो 1 महीने से यूएसए गया हुआ था, उसने उन लोगों में से किसी को फ़ोन न भी किया था इन 1 महीने में, और जब कोई फैमिली मेंबर उसे फ़ोन करता तो वो फ़ोन काट देता। अभी सारे लोग रुद्रनश की शिकायत राजेश्वरी जी से कर ही रहे थे। तभी सीढ़ियों से सबको कथा नीचे आते दिखती है। जैसे इस वक्त ब्लैक कलर का टॉप और ब्लैक कलर का जीन्स पहना था, ऊपर से उसने अपने माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी और होठों पर बम लगाया हुआ था। वह इस वक्त कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर आई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी और ग्लोबे कथा को देखते ही सारे लोग शांत हो जाते हैं और मुस्कुराते कथा को ही देखने लगते हैं। वही कथा नीचे आकर सारे घर वालों को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जिसका जवाब सारे घर वाले बहुत प्यार से देते हैं। इसके बाद राजेश्वरी जी कथा को डाइनिंग एरिया में ले जाती है क्योंकि डॉक्टर ने राजेश्वरी जी को कहा था कि कथा को प्रॉपर टाइम पर मिलना चाहिए। राजेश्वरी जी और कथा को डाइनिंग एरिया में जता हुआ देखकर सारे घर वाले उसी तरफ चल जाते हैं। इस वक्त डाइनिंग एरिया में है सारे सर्वेंट सभी लोगों का ब्रेकफास्ट लगा रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। इस वक्त घर के लगभग सारे सर्वेंट्स की आंखों में दार दिख रहा था, उनके माथे पर से पसीना लगातार गिर रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग किसी चीज से बहुत ज्यादा डर है। कथा जो इन सब चीजों को नोटिस कर रही थी क्योंकि हर रोज जब कथा अन सर्वेंट्स और बातें कर दी तो वो लोग बहुत खुशी से कथा उससे बातें करते हैं और उनकी आंखों में कथा को खुशी दिखती थी, जो आज तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। नहीं, राजवंश मेंशन के सारे मेंबर को इन सब चीज़ों की पहले से आदत थी, जिस वजह से वो लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं कथा जो नहीं थी उससे बहुत अजीब लग रहा था। वो मायरा से सवाल करने ही वाली थी, तभी सीढ़ियों से उसे किसी की
जाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर सारे सर्वेंट सतर्क हो जाते हैं और अपना अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। कथा जिसने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वहीं सीढ़ियों से आता हुआ रुद्रंश हूँ जो आपने ऑफिस जाने के लिए नीचे आया था, उससे भी ऐसा महसूस होता है कि उसकी भी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगी है। वो सीढ़ियों के पास ही रुक जाता है और अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ने लगता है। तभी उससे डाइनिंग एरिया में किसी की पीठ दिखती है। रुद्रांश, जिसका अब पूरा ध्यान डाइनिंग एरिया में था, उसे पता चल जाता है कि जिसकी वजह से उसका दिल इतना धड़क रहा है वो और कोई नहीं कथा होती है जो इन सब चीज़ों से अनजान थी। एक पाल के लिए रुद्राक्ष को कथा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसी गुस्से में सीधा मैंशन के बाहर जाने लगता है। लेकिन इससे पहले वो मैंशन से जा पाता, राजेश्वरी जी उसको आवाज़ लगा देती है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। ये देखकर उसकी हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है, क्योंकि वो कथा से दूर जाना चाहता था लेकिन वो हर बार इस काम में असफल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कथा को रुद्रांश के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वह राजवंश मेंशन छोड़कर जाने वाली होती है। ये सब हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों, एपिसोड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से मुझे देरी हो जाती है और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए डेली एपिसोड। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा था कि राधा को अभी तक रुद्रांश के बारे में नहीं पता चलता है। वही रुद्रांश को जब कथा के मौजूदगी का एहसास होता है तो वह सीधा अपने ऑफिस के लिए राजवंश पेंशन से निकलने लगता है। तभी उसकी माँ राजेश्वरी राजवंश उसे रोक लेती है। अब आगे इस वक्त राजेश्वरी जी कथा को डाइनिंग एरिया में लेकर आ गई थी। उनकी नज़र अपने बेटे रुद्रांश पर जाती है जो सीढ़ियों से नीचे लिविंग एरिया में आ रहा था। जब राजेश्वरी जी को यह एहसास होता है कि आज भी रुद्राक्ष उनके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, जिस वजह से वह गुस्सा हो जाती है और वह अपने गुस्से भरी आवाज में रुद्रांश को रुकने के लिए कहते हैं। राजेश्वरी जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर पूरी राजवंश फैमिली के साथ साथ कथा की भी नज़र रुद्रांश पर जाती है। पहले तो कथा को है कि यही है इंसान राजेश्वरी जी का बड़ा बेटा, यानी मेरा का बड़ा भाई है। कथा को दूर दूर तक यह एहसास नहीं था कि वह इंसान कोई और नहीं रुद्रांश है। वह सवालिया नज़र से सामने खड़े इंसान के तरफ देखने लगती है जिसकी पीठ कथा के तरफ थी। कथा सिर्फ और सिर्फ उसे इंसान के चौड़े कंधे देख पाती है। कथा को दूर से ही यह एहसास हो जाता है कि उसे इंसान ने जिम में भूर मेहनत करी होगी, क्योंकि उसकी बॉडी किसी आर्मी कमांडो जैसी सशक्त थी। कथा जो इस वक्त उसे इंसान के बारे में सोच रही थी, तभी उसके कानों में फिर से राजेश्वरी जी की आवाज़ आती है जो उसे इंसान जो और कोई नहीं रुद्रांश होता है उससे कह रही थी, यह आपका कैसा बर्ताव है? हम सब आपके फैमिली मेंबर हैं, माना कि आपको हमारी कोई परवाह नहीं होती है। आप ये भूल जाते हैं कि आपके घर में आपकी सभी लोग परवाह करते हैं। हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि आप दिन भर अपने ऑफिस में ही पड़े रहते हैं और अपने परिवार को जरा सा भी अपना वक्त नहीं दे पाते हैं। राजेश्वरी जी यह सब अपने बहुत ज़्यादा आरोग्य टन में कह रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आता था जब वह अपने बच्चों से कई कई दिनों तक बिना बात किए रह जाते थे। राजेश्वरी जी को दिन रात रुद्रांश की चिंता सताते रहती थी, क्योंकि रुद्रांश के पीछे उसके कई सारे दुश्मन जो उसकी तरफ की देखकर जलती थे, वह सब रुद्रांश को जान से मारना चाहते थे। वह रुद्रांश जो काम के चक्कर में अपनी फैमिली को इग्नोर कर देता था, उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उसने ये काम करके कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन वह अभी भी पीछे मुड़कर अपनी फैमिली को नहीं देखा है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार वह पीछे मुड़कर देखा और उसकी नज़र गलती से भी कथा पर गई तो वह और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कथा को प्यार करने से इस बीच रुद्रांश को जरा सा
सा भी अंदाजा नहीं होता है कि राजेश्वरी जी जो भी उस गुस्से में बोल रही थी यह उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब कथा की नज़र राजेश्वरी जी पर जाती है तो वह उनको देखकर डर जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी राजेश्वरी जी को रोता हुआ नहीं देखा था। कथा को कहीं ना कहीं राजेश्वरी जी के बड़े बेटे वह बहुत सारा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कथा राजेश्वरी जी को अपनी मां मानने लगी थी, जिस वजह से वह उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। राजेश्वरी जी को रोता हुआ देखकर कथा जल्दी से उनके पास जाते हुए उन्हें शांत करते हुए कहती है, आंटी आंटी आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही है, आप प्लीज मत रोइए, देखिए अगर आप रोने लगेंगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा रोना आ जाएगा। इतना कह के वह भी राजेश्वरी जी के साथ साथ रोने लगती है, जिसे देखकर पूरे घर वाले उन दोनों के पास जाकर उन्हें शांत करने लगते हैं। वही रुद्रांश जो राजवंश मंशन के दहलीज पर खड़ा था, पीछे से आता हुआ शोर सुनकर और अपनी मां को देखकर वह जल्दी से राजेश्वरी जी के पास जाता है। राजेश्वरी जी जो रोते रोते जमीन पर बेहोश होकर गिरने वाली थी, अचानक से कोई आकर उनको थाम लेता है। वही कथा जिसका पूरा ध्यान राजेश्वरी जी पर था, जब वह राजेश्वरी जी को गिरता हुआ देखते हैं तो वह उनको संभालने जाते ही है, तभी उसकी नज़र रुद्रांश पर जाती है। रुद्रांश को राजेश्वरी जी के पास जाता हुआ देखकर वह चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रांश राजवंश मेंशन में क्या कर रहा है, क्योंकि अब तक उसे नहीं पता चल पाया था कि रुद्रांश और कोई नहीं राजवंश मेंशन का सबसे बड़ा बेटा है और मायरा का सबसे बड़ा भाई। कथा इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी, तभी वह रुद्रांश को देखते हैं जो राजेश्वरी जी को अपने गोद में उठाकर उनके कमरे में ले जा रहा था। वहीं पीछे पीछे दादा और दादी जी के साथ साथ वीर प्रताप राजवंश और मर भी फिक्र से रुद्रांश के पीछे पीछे राजेश्वरी जी के कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहीं आरुष जल्दी से फोन करके उनके फैमिली डॉक्टर को जल्दी से मेंशन आने के लिए कहता है। फोन करने के बाद वह भी राजेश्वरी जी के कमरे में चल जाता है। अब बीच डाइनिंग एरिया में सिर्फ और सिर्फ कथा रह गई थी, क्योंकि घर के सारे मेंबर राजेश्वरी जी के कमरे में चले गए थे। वहीं घर के सारे सर्वेंट रुद्रांश के डर से अपने अपने काम में लगे थे, जिसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था कि इस कुछ पल में आखिर उसके साथ हुआ क्या। वह काफी देर तक यूं ही इस पोजीशन में डाइनिंग एरिया में खड़ी रहती है, तभी अचानक से उसको होश आता है और जब वह आसपास अपनी नज़र दौड़ाता है तो उसे राजवंश फैमिली का कोई मेंबर लिविंग एरिया में नहीं देखा है। राजवंश मेंशन में कुछ डॉक्टरों की टीम आती है जो राजेश्वरी जी का चेकअप करने आए थे। डॉक्टर को आता हुआ देखकर कथा जल्दी से उनके साथ राजेश्वरी जी के कमरे में जाने लगती है। कथा को इस वक्त डर तो बहुत लग रहा था रुद्रांश के बारे में सोच के, क्योंकि धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा था कि कल रात की चीज़ है जो भी उसने देखी थी वह उसका सपना नहीं था, वह सच था। तोरण सच में कल रात यहाँ पर आया था और कथा को कहीं ना कहीं यह अंदाजा हो गया था कि रुद्रांश जी राजेश्वरी जी का बड़ा बेटा है। ये सोच के तो कथा के हाथ पैर ही फूलने लगते हैं और वह अचानक से राजेश्वरी जी के कमरे के सामने आकर रुक जाती है। समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए या ना जाए। काफी देर अपने आप से लड़ने के बाद वह हिम्मत करके राजेश्वरी जी का दरवाजा खोलती है। जब कथा राजेश्वरी जी का दरवाजा खोलकर उनके कमरे के अंदर आती है तो उसे घर के सारे मेंबर राजेश्वरी जी के पास बैठे देखते हैं। ये देखकर वह भी उनके पास जाने लगती है, तभी मायरा कथा के गले लग जाती है, क्योंकि राजेश्वरी जी की ऐसी हालत देखकर मायरा को बहुत डर लग रहा था, जिस वजह से वह कथा के गले लग जाती है। वही सारे लोगों का ध्यान राजेश्वरी जी पर रहता है। चेकअप डॉक्टर कर रहे थे। कुछ देर बाद इस वक्त कथा ने मायरा को संभाल लिया था। मेरा काफी हद तक शांत हो गई थी। वही मेरा इस वक्त राजेश्वरी जी के सामने ही बैठे हुए थे और उनको ही अपने नाम आंखों से देख रही थी। तभी सभी के कानों में डॉक्टर की आवाज आती है जो राजेश्वरी जी के हेल्थ के बारे में उन सबको बता रहे थे। उनमें से एक सीनियर डॉक्टर राजेश्वरी जी की तबीयत के बारे में बताते हुए कहता है, वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि यह ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे और इन्हें उन चीज़ों से दूर रखें जिनसे इनको स्ट्रेस
और एंजाइटी होती है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिस वजह से इनका शरीर इनका साथ छोड़ देता है और इनको चक्कर आ जाता है, जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है आगे चलकर। और हमने कुछ दवाएं लिख दी है, 2 घंटे में इनको होश आ जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारी बताई हुई दवाएं इनको दे दीजिएगा। इसके बाद डॉक्टर इस कमरे से बाहर चले जाते हैं। वही डॉक्टर के पीछे पीछे आरुष भी ज़्यादा है, क्योंकि उसे अपनी माँ के हेल्थ के बारे में और जाना था। वही कमरा के अंदर कथा राजेश्वरी जी के बगल में बैठी हुई थी। कथा के सामने ही रुद्राक्ष था, जिसकी पीठ खिड़की के तरफ थी। वह काफ़ी देर से इस खिड़की के तरफ देखे जा रहा था। जब से कथा राजेश्वरी जी के कमरे के अंदर आई है, रुद्रांश इस खिड़की के तरफ लगातार देखे जा रहा था। उसकी नज़र एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं गई। जब डॉक्टर राजेश्वरी जी के सेहत के बारे में भी बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्ष काफ़ी गौर से डॉक्टर की बातें सुन रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद कथा दादाजी और दादी जी को उनके कमरे में ले जाती है, क्योंकि कुछ ही देर में दोपहर होने वाला था और दादा दादी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और अपनी दवाएं भी नहीं ली थी, जिस वजह से कथा जबरदस्ती उन दोनों को उनके कमरे में ले जाकर ब्रेकफास्ट करवाती है और दवाएं देती है। दवाएं देने के बाद कथा उन दोनों को आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि दादाजी और दादी जी राजेश्वरी जी की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, जिस वजह से ये सब उनकी सेहत पर असर पड़ता, जिस वजह से कथा उन लोगों को आराम करने के लिए कहते हैं। कथा की बात मानकर दादाजी और दादी जी आराम करने लगते हैं। वही कथा उनके कमरे से निकाल कर राजेश्वरी जी के कमरे में आती है, तो उसे अब कमरे में मायरा और वीर प्रताप जी दिखाते हैं, क्योंकि आरुष पहले ही अपने कमरे में चला गया था आराम करने के लिए। कथा मायरा को भी राजेश्वरी जी के कमरे से ले जाती है और उसे ब्रेकफास्ट करवाकर उसे भी आराम करने के लिए कहती है। हमारा जो इस वक्त सदमे में थी, क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ रहना था और अपनी माँ को खुश देखना था, लेकिन अपनी माँ को इस हालत में लेकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। कथा भी मायरा को समझ रही थी, इसलिए वह उसे शांत करते हुए कहती है, देखो मायरा, डॉक्टर ने कहा है ना कि आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर उनको होश आया और वह तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इस वजह से तुम आराम करो, मैं आंटी का ख्याल रखती हूँ। ये कहकर कथा अब सीधा किचन एरिया में आती है, क्योंकि उसे पता था कि वीर प्रताप जी राजेश्वरी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए आप उसे वीर प्रताप जी के लिए ब्रेकफास्ट उनके कमरे में ले जाना था। किचन में आने के बाद कथा ब्रेकफास्ट प्लेट पर सजाती है और राजेश्वरी जी के कमरे की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। वहीं कमरे के अंदर इस वक्त सन्नाटा था। वीर प्रताप जी और रुद्राक्ष एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसे कमरे में उन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। रुद्रांश तो इस खिड़की की तरफ देखे जा रहा था और अपने ही मन में कुछ न कुछ सोच जा रहा था। वह इस वक्त बहुत गहरी सोच में लग रहा था। तभी कमरे के अंदर कथा आती है। देखकर वीर प्रताप जी कहते हैं, गधा बेटा, तुम भी थक गए होंगे, अपने कमरे में जाकर आराम कर। यह सुनकर कथा अपना सर नाम हिलाते हो रहती है, ऐसे कैसे अंकल, अभी तो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाइन। आपको पता है आंटी ने आज सुबह का ब्रेकफास्ट आपकी पसंद का बनाया था। उन्होंने सोचा था कि उनके वीर जी उनके हाथों के स्वादिष्ट खाना देखकर उनके लिए कुछ गिफ्ट लाएंगे और उनकी तारीफ करेंगे। दरअसल दोस्तों, राजेश्वरी जी वीर प्रताप जी को प्यार से वीर जी कहते हैं, इसलिए कथा वीर प्रताप जी को थोड़ा शरारती ढंग से कहती है। कथा की बातें सुनकर वीर प्रताप जी के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाते हैं। वहीं रुद्राक्ष के चेहरा जो अब तक भाव शून्य था, उसके फेस पर स्मर्क आ जाता है। इस बात से अनजान कथा तो अपने ही धुन में लगी थी। वही वीर प्रताप जी को जब यह एहसास होता है कि कथा उनकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वह हर कर कथा का लाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। ये देखकर कथा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनको कहते हुए देखती है। कुछ देर बाद वीर प्रताप जी का ब्रेकफास्ट होने के बाद कथा अब सच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने घर के सारे मेंबर्स को तो खाना खिला दिया था, लेकिन सौरी जी के लाडले रुद्रांश राजवंश को ब्रेकफास्ट नहीं कराया
खाया था, जिस वजह से कथा अपने ही मन में सवाल करते हुए कहती है, क्या मुझे उन्हें ब्रेकफास्ट करवा देना चाहिए? क्या उन्होंने सुबह से कुछ खाया होगा? देखकर तो नहीं लगता, लेकिन कथा तुम क्यों इतनी बेचैन हो उनको ब्रेकफास्ट करने के लिए? ये सब कथा अपने आप से ही सवाल कर रही थी। काफी देर तक कथा तुझसे ही सवाल करती रहती है। इस बात से अनजान की रुद्राक्ष की सारी नज़र उसकी ही ओर थी। वो अपने मन में बहुत बार सोचने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो रुद्रांश को भी उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट करवाएगी। ये सोचकर जैसे ही वो रुद्रांश के पास जाने लगती है, तभी अचानक से राजेश्वरी जी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। ये देखकर वीर प्रताप जी, जिनकी पूरी नज़र राजेश्वरी जी पर थी, उनको होश ने आता हुआ देखकर कहते हैं, कथा ये देखो राजेश्वरी को होश आ रहा है। इतना सुनकर ही कथा के कदम रुक जाते हैं और वो तुरंत राजेश्वरी जी के तरफ देखती है, जिनको अब होश आ गया था। राजेश्वरी जी को होश में आता हुआ देखकर वीर प्रताप जी उनके बगल में बैठे उनसे सवाल करते कहते हैं, राजेश्वरी अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये सुन के राजेश्वरी जी, जो काफी कमजोर लग रही थी, वो सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर वीर प्रताप जी के साथ साथ कथा के भी दिल को चैन आता है। वही रुद्राक्ष, जिसने राजेश्वरी जी को होश में आता हुआ देख लिया था, वह जल्दी से उनके कमरे से चल जाता है। कथा, जिसका पूरा ध्यान राजेश्वरी जी पर था, वो अचानक से जब पीछे मोड़ के खिड़की के तरफ देखती है तो रुद्रनश वाहन से गायब था। ये देखकर कथा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने में ही में सोचाती है, ये कैसे बेटे हैं जो अपनी मां को आए इस हालात में देखकर उन्हें ऐसे ही छोड़ के चले गए। मेरा बस चले तो मैं इनकी खूब पिटाई करूं। पहले वो यही सब सोच रही थी, तभी उसके कानों में राजेश्वरी जी की आवाज आती है, जो उससे कह रही थी, कथा बेटा, मुझे पता है कि तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनते ही कथा राजेश्वरी जी से कहती है, लेकिन अभी तो आपने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है और आपके होते मैं पहले कैसे ब्रेकफास्ट कर लूं? ये सुन के वीर प्रताप जी कहते हैं, हाँ कथा, राजेश्वरी स्टाइल कह रही है, तुमने हम सबका ख्याल रखा और सारे घर वालों को खाना भी खिला दिया, सिवाय खुद के, और राजेश्वरी का ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में ही मेड लेकर आ रही होगी, तुम भी जाकर ब्रेकफास्ट कर लो और आराम करो। ये सुनकर कथा वाहन से चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आए इस वक्त उन दोनों को अकेला ही छोड़ देना सही होगा। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसकी नज़र एक शख्स पे जाती है, जिसे उसने ऐसे प्ले आइस मेंशन में कभी नहीं देखा था। वो शख्स सीधा 4th फ्लोर की तरफ जा रहा था, लेकिन कथा उस पे उतना ध्यान नहीं देती है और नीचे किचन के तरफ चली जाती है। भाई दूसरी तरफ रुद्रन जब अपने कमरे में आता है तो वह सीधा अपने लैपटॉप में कुछ देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गंभीर चीज देख रहा है। तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखट आता है, जिससे सुनकर रुद्रन सामने वाले इंसान को अंदर आने के लिए कहता है। अपने बॉस की इजाजत मिलते ही वह इंसान, जो और कोई नहीं राघव रुद्रनश का सेक्रेटरी और पा होता है, वह अंदर आता है। अंदर आते ही वह सबसे पहले रुद्राक्ष को ग्रीट करता है, जिसके जवाब में रुद्राक्ष उस कुछ नहीं कहता है और सीधा राघव को उसके आने की वजह पूछता है, जिसे सुनकर राघव उसकी मुंबई की कंपनी की अपडेट देते कहता है, बॉस हमारे कंपनी में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। कल रात किसी ने हमारे कंपनी का ऑफिशियल डाटा चुरा लिया है और यह सब की खबर आपके राइवल को मिल गई है और उसने ये खबर आर कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दी है, जिस वजह से हमारी कंपनी की शेयर बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है। ये सुनकर रुद्राक्ष के जबड़े कस जाते हैं और वो जल्दी से अपने कमरे से निकलता है ऑफिस जाने के लिए। रुद्रनश को जता हुआ देखकर राघव भी उसके पीछे पीछे लगता है। नीचे लिविंग एरिया में आने के बाद रुद्रश का कदम अचानक से रुक जाता है और वह एक नज़र डाइनिंग एरिया में देखता है और तुरंत ही वाहन से चला जाता है। आए इस बात से अंजन कथा अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी फोन चलाते। ब्रेकफास्ट करने के बाद कथा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्या फाउंडेशन आए। इस वक्त आर्या फाउंडेशन में जितने
जितने भी बच्चे हैं उसके साथ साथ देवकी में सारे लोग कथा को बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि कथा रोज उनके लिए कुछ न कुछ चीजें लाती थी और उनके साथ खेलती थी, बातें करती थी, जिस वजह से सारे बच्चों को कथा की आदत लग गई थी। लेकिन कथा जब से मुंबई गई थी, आर्य फाउंडेशन के बच्चे ज्यादातर उदास रहने लगे थे, जिसे देखकर देवकी मैं को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वह भी जानती थी कि कथा ये सब अपने सपने को पूरा करने के लिए एक कर रही है, ताकि वह आगे चल के रहा है फाउंडेशन को और आगे बढ़ाए। देवकी मैं जो कथा के बारे में ये सब सोच ही रही थी, तभी उनका फोन बजता है। जब उनकी नजर अपने फोन पे जाती है तो उन्हें मायरा फोन कर रही थी। ये देखकर वह जल्दी से फोन उठा लेती है और मायरा का हलचल पूछते कहती है, मरा बेटा तुम कैसी हो? तो मैं तो हमारी याद भी नहीं आती है, और कथा कैसी है? देवकी माँ के इतने सारे सवाल सुनकर मरा उन्हें कहती है, देवकी माँ मैं ठीक हूँ और कथा भी बहुत ठीक है, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। जिसे सुनकर देवकी माँ कहती है, हाँ बोलो मरा बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? जैसे सुनकर मरा कहती है, दरअसल वो कथा के बारे में था। कथा आजकल बहुत ज्यादा उदास रहती है और अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आर्य फाउंडेशन और आपको बहुत ज्यादा मिस करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम कथा को एक सरप्राइज दे। ये सुनकर देवकी मैं भी खुश हो जाती है और वह मायरा से सवाल करते कहती है, कैसा सरप्राइज? जैसे सुनकर मायरा कहती है, अभी थोड़ी देर में ही मैंने मुझे बताया कि कल हम लोगों को मुंबई से करीब 5-6 किलोमीटर दूर हमारे पूर्वजों के मंदिर जाकर पूजा करनी है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं और कथा पूजा करने के बाद सीधा आर्य फाउंडेशन जाए और वहीं पर आप लोग कथा को एक सरप्राइज है। जिसे सुनकर देवकी माँ के आंखों में चमक आ जाता है और वो तुरंत इस बात के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों कथा के सरप्राइज के लिए कुछ और प्लान करते हैं और अपने अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष की कार आर एम्पायर में आकर रुकती है। तभी राघव गाड़ी का दरवाजा खोलता है और सामने से रुद्रनश अपने गाड़ी से बाहर निकलकर अपने कंपनी के बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। आर एम्पायर करीब 50 फ्लोर की बहुत ऊंची इमारत थी, जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा गार्ड्स लगे थे। वहीं कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। कंपनी के फ्लोर के अंदर ग्लास वॉल लगी हुई थी, जहां से बाहर का नजारा साफ साफ दिखाई देता था। वहीं रुद्राक्ष अपने लंबे लंबे कदमों से अपने पर्सनल लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। इस बीच वो जहां जहां से गुजरता सारे एम्प्लॉय रुद्रांश को अपना सिर झुका के ग्रीट के रहे थे, लेकिन रुद्रनश इनमें से किसी का जवाब नहीं देता है और लिफ्ट के अंदर आ जाता है। उसके पीछे पीछे राघव भी लिफ्ट के अंदर जाता है और 49 फ्लोर का बटन दबा देता है। इसके बाद लिफ्ट सीधा 49 फ्लोर पर आके रुकती है। लिफ्ट के रुकने के बाद रुद्रनश तेजी से अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। इस बीच वो राघव को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 10 मिनट के अंदर अरेंज करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर राघव जल्दी से अपने काम में लग जाता है। वहीं रुद्रनश अपने केबिन में जाकर अपने लैपटॉप में कुछ देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो उस इंसान को खोज रहा है जिसने रुद्राक्ष की कंपनी का ऑफिशियल डाटा चुराकर उसके राइवल्स को दे दिया था। रुद्रांश इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि आज से पहले उसके कंपनी में ऐसी हरकत किसी ने भी करने की कोशिश नहीं की थी। अभी अपने में ठान लेता है कि वह इंसान जो कोई भी होगा उससे वह बहुत ज्यादा तड़पा के मारेगा। कुछ देर बाद आर एम्पायर मीटिंग रूम आए। इस वक्त मीटिंग रूम में सारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक साथ अपने अपने चेयर पे बैठे थे। इनमें से काफी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रुद्राक्ष के साथ किसी ने गद्दारी की है, जिस वजह से रुद्राक्ष बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनमें से कुछ लोग एक दूसरे से डरते उस इंसान के बारे में बात करने लगते हैं जिसने रुद्राम को बिना पता लगे उसके कंपनी का ऑफिशियल डाटा चुरा लिया था। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और रुद्राक्ष अपने अपने रॉब में मीटिंग रूम में आता है। रुद्राक्ष को आता देखकर
पर अभी जो मीटिंग रूम में बहुत ज्यादा शोर मच रहा था एकदम से शांत हो जाता। अभी सारे लोग रुद्रनश की तरफ ही आप डरते देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रुद्रक्ष बहुत ज्यादा गुस्से में है और वह इस लापरवाही की सजा सबको देगा। रुद्रक्ष मीटिंग एरिया में आकर अपने चेयर पे रौब से बैठ जाता है। वहीं इसके बाद रुद्रनश के पीछे खड़े राघव वह अपनी बातें सबको बताना चालू करते हैं। वह सबको धमकाते कहता है, तो आप सबको तो पता ही होगा कि आज बॉस ने इतनी जल्दी में मीटिंग क्यों रखी है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बॉस ने उस इंसान को खोज लिया है जिसने बॉस के साथ गद्दारी करने की कोशिश की थी। लेकिन बॉस ये चाहते हैं कि वह इंसान खुद सबके सामने आए और अपना गुनाह माने, जिससे बॉस उससे रहम खाकर थोड़ी आसान मौत दे। और इन सब चीज़ों में बॉस ने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का दिया है। 2 मिनट के अंदर वो इंसान सबके सामने नहीं आएगा तो उस इंसान के साथ साथ उसका पूरा परिवार खतरे में आ सकता है। इसके बाद राघव चुप हो जाता है। वहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में डर का माहौल हो जाता है। वो सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था सारे लोगों की चिंता बढ़ाती जा रही थी। वही रुद्रक्ष सबके डेर चेहरे देखकर एक शातिर स्माइल कर रहा था। अभी काउंटडाउन खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। तभी इनमें से एक इंसान जो काफी डरा हुआ लग रहा था वो सीधा रुद्रनश के पैर के पास आकर माफी मांगने लगता है और वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है। उस इंसान को ऐसा करता हुआ देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान राम से धोखा करेगा। वही उस इंसान को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पा रहा था। उसी से और सिर्फ आपने और अपने परिवार की जान बचाने थी, जिस वजह से वो रोते रुद्रन से माफी मांगने लगता है। लेकिन इससे पहले वह और कुछ कहा पता रुद्रक्ष जिसके हाथों में गन थी वो सीधा उस इंसान के खोपड़ी के बीचों बीच वो गन चला देता है और उस इंसान की वही मौत हो जाती है। उस इंसान को सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं मिलता और रुद्रांश ने उसको गोली मार दी थी। उस इंसान की खून के छिटे पूरे मीटिंग रूम में जगह जगह फैल गए थे, जिससे सारे लोग दहशत में आ जाते हैं। वो सभी अपने डेर चेहरे से रोज ब्रांच को ही देखने लगते हैं। ये देखकर रुद्रक्ष को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब लोग उस डरते थे तो उससे बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद रुद्रक्ष सबको डराते कहता है, अरे तुम लोग इतना डायरेक्ट क्यों भूल रहे हो, मैंने तो गद्दार को मरा था। और रही बात उसकी माफी की, तो रुद्रनश राजवंश धोखेबाजों को माफ नहीं करता है, जिसका एक नाम होना तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अगली बार से मेरे सामने धोखाधड़ी करने से पहले स्मूथ के बारे में सोच लेना। रुद्र ये सब बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बोल रहा था, साइको जैसा। उस मीटिंग रूम में मौजूद सारे लोग रुद्रहन से काफी ज्यादा डर गए थे। तभी रुद्रक्ष अपने कुर्सी से खा रहा होता है और अपने कोट के बटन लगाते राघव को कुछ इशारा करता है, जिसे सुनकर राघव गार्ड्स को उस इंसान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और वह भी वाहन से चला जाता है। इसके बाद कुछ पल के लिए मीटिंग रूम में बहुत ज्यादा सन्नाटा रह जाता है। सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे रुद्रक्ष कैसे खौफनाक रूप को देखकर। दरअसल वो इंसान जिसको रुद्रक्ष ने गोली मारी थी उसका नाम रवि शुक्ला होता है। वो 40 साल का एक बुरा व्यक्ति था। वो रुद्रक्ष के कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सालों से काम कर रहा था, जिस वजह से सारे लोगों को उस बहुत ज्यादा भरोसा था। इसका फायदा उठाकर रुद्रनश के कंपनी के जितने भी राइवल्स थे वो रवि शुक्ला को बहुत सारा पैसा का लालच देते हैं और रुद्रनश के कंपनी का ऑफिशियल डाटा चुराने के लिए कहते हैं। रवि शुक्ला जो काफी सालों से रुद्रक्ष कंपनी में काम कर रहा था, वह पैसों के लालच में जाता है और वो गलती कर देता है जिसे उस नहीं करनी चाहिए थी। और आए सब की खबर जब रुद्रनश को
होती है तो वह काफी ज्यादा गुस्से में जाता है। रुद्राक्ष नहीं चाहता था कि रवि शुक्ला के कर्मों की सजा उसका परिवार भुगते, जिस वजह से वो रवि शुक्ला के आगे की कोई बात नहीं सुनता है और सीधा उस गोली मार देता है। इसके बाद वह अपने सेक्रेटरी राघव को रवि शुक्ला की फैमिली का सारा खर्चा कंपनी की तरफ से उठाने के लिए कहता है, जिससे अभी रमेश शुक्ला के परिवार वाले जिंदगी भर कंपनी के पैसों से जो उनको हर महीने मिल जाएगी अपना गुजारा कर सकते हैं। अभी आगे मीटिंग एरिया से निकालने के बाद रोजन अपने केवी में जाता है और अपना कम करने लगता है। कम करते करते कब उसको रात के 12 बजे है उस कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे ही रुद्राक्ष का फोन रिंग करता है, रुद्रनश की नजर अपने फोन पर जाती है जहां उससे राजेश्वरी जी फोन कर रही थी। राजेश्वरी जी का फोन आता हुआ देखकर उड़न जल्दी से उनका फोन उठा लेता है और राजेश्वरी जी के बात सुनने लगता है जो उससे कह रही थी, रुद्रनश बेटा क्या आज भी तुम घर नहीं आओगे? देखो मैं तुम्हारा अभी तक लिविंग एरिया में इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी राजवंश मेंशन ए जाओ। जिससे सुनकर रुद्रन सिर्फ हाँ में जवाब देता है और अपना फोन कट करके अपना कोट लेकर कंपनी से बाहर निकल जाता है राजवंश मेंशन करने के लिए। कुछ देर बाद रुद्राक्ष की गाड़ी राजवंश मेंशन के अंदर आकर रुकती है और रुद्रनश अपने लंबे लंबे कदमों से मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर जाने के बाद उस अपनी माँ दिखती है जो उसी का इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ को देखकर रुद्रांश उनके पास जाते हुए उससे सवाल करते हुए कहता है, माँ क्या आपने खाना खा लिया है? और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरा इंतजार ना करें? जिसे सुनकर राजेश्वरी जी मुस्कुराते कहती है, तो मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करते रहती हूँ तो तुम क्यों नहीं आते हो? जिसे सुनकर रुद्राक्ष सफाई देते कहता है, मैं आपको पता है ना कंपनी में बहुत ज़्यादा कम होता है और मैं राघव को कह के अपना डिनर कंपनी में ही कर लेता हूँ। वैसे आप बताइए आपको क्या बात करनी थी? यह सुनकर राजेश्वरी जी रुद्रन से गंभीर लहजे में कहती है, रुद्रनश कल हमें सुबह 5 बजे ही अपने कुलदेवी के मंदिर जाना है। मैंने कल एक बहुत बड़ी पूजा रखवाई है तो कल तुम्हें भी हमारे साथ प्यो परिवार के साथ हमारे कुलदेवी के मंदिर में जाना पड़ेगा। वाहन पर मैंने तुम्हारे नाम की ही पूजा करवाए तो तुम्हें आए इस पूजा में उपस्थित होना पड़ेगा। ये सब राजेश्वरी जी रुद्रनश को हुक्म देते कहती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो आए इस वक्त अपनी सख्त आवाज में नहीं कहेंगी तो रुद्रनश उनके साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। रुद्र जो मना करने वाला होता है क्योंकि उस इन पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन अपनी मां की सुबह की हालात देख कर वाहरी हो जाता है। ये सुनकर राजेश्वरी जी खुश हो जाती है और रुद्राक्ष को जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहती है और नीचे आकर डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन रुद्रनश मना करते कहता है, माँ मैंने डिनर पहले ही कर लिया है, मेरे ख्याल से अभी आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। मैं भी अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। ये सुनकर राजेश्वरी जी अपने कमरे में चल जाती है। वो आए इस वक्त वो खुद को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी क्योंकि रुद्रांश कल की पूजा के लिए मैं गया था। वहीं इसके बाद रुद्राक्ष में अपने कमरे में चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज कथा कॉलेज नहीं जा पाए थे जिस वजह से वो शाम के वक्त पे अपना कैफे का कम करने जाती है और 7 बजे के आसपास से राजवंश मेंशन आती है जहां पर राजेश्वरी जी और मायरा लिविंग एरिया में बैठकर उसी का इंतजार करते देखते हैं। इसके बाद कथा उनके पास आती है। तभी राजेश्वरी जी कथा को कल की पूजा के बारे में बताते कहती है, कथा कल हमारे कुलदेवी की पूजा है तो हम लोग कल सुबह 5 बजे ही यहाँ से कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर निकल जाएंगे, इसलिए कल तुम सुबह 5 बजे तक तैयार हो जाना। ये सुनकर कथा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वह आज पहली बार है एक फैमिली के साथ मंदिर जाने वाली थी। तभी मरा की आवाज भी आती है। कथा
कथा के कानों में, कथा माँ ने तुम्हारे लिए कल की पूजा के लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस भी तुम्हारे कमरे में रख दिया है। मैं और माँ ये चाहते हैं कि तुम कल वही ड्रेस पहनो। ये सुनकर कथा अपना सर हाँ में हिला देती है और अपने कमरे में चल जाती है। उसके बाद कथा जब अपने कमरे में पहुंचती है तो उसके बैग पर एक बहुत खूबसूरत लाल रंग की साड़ी रखी हुई थी। उसके साथ साथ सेम एक्सेसरीज भी रखी हुई थी, जिसे देखकर कथा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी चमकती आंखों से उन सभी चीजों को देखने लगती है। वह सारी चीजें खासकर वो सदी पता को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वह जल्दी से और सरे को साइड में रख देती है। इसके बाद वह नीचे लिविंग एरिया में आती है, जहां पर सरे घर वाले कल की पूजा की तैयारी के बारे में बातें कर रहे थे। कथा उनके पास आकर उनसे बातें करने लगती है। उसके बाद सारे लोग अपना अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर के वक्त कथा नोटिस करती है कि रुद्रक्ष चैनल करने नहीं आया है, जिसे देखकर कथा को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस अभी राजेश्वरी जी की सारी बातें समझ में आ रही थी कि रुद्रनश अपने घर वालों को समय नहीं देता है और वो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में लगाया हुआ रहता है, जिस वजह से रुद्रक्ष के घर वाले बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन कथा इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकती थी, जिस वजह से वो अपना डिनर कंप्लीट करके अपने कमरे में सोने के लिए चल जाती है। अब अगली सुबह कथा की नींद सुबह 4 बजे ही खुल जाती है और कथा जल्दी से नहाने के लिए चल जाती है। नहाने के बाद कथा जल्दी वो साड़ी पहनती है और उसे साथ साथ कथा ने मैचिंग झुमके और एक बहुत सुंदर सा लॉकेट जैसा नेकलेस भी पहना होता है। साथ ही में माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, होठों पे लाल रंग का लिपस्टिक, साथ में खुले बाल। कथा इस वक्त कयामत लग रही थी हमारे रुद्रक्ष बाबू, और जब कथा को देखेंगे तो वो लत ही हो जाएंगे। कथा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया हो। वो आसमान से उतारे परी की तरह लग रही थी। कथा जल्दी तैयार होकर जब घड़ी में समय देखती है तो इस वक्त प्यो के 5 बज गए थे। कथा अपना सर में अपना हाथ रखते कहती है, ओ शिट। कथा आज फिर डर हो गई। इसके बाद वो जल्दी से नीचे ले लेंगे एरिया की तरफ आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सरे घर वालों के साथ साथ रुद्रनश भी तैयार होकर नीचे लिविंग एरिया की तरफ जाता है, तो उस सरे घर वाले किसी का इंतजार करता हुआ देखते हैं। रुद्रन सीधा पास ही में रखे सोफे पे बैठकर अपने फोन में ईमेल चेक करने लगता है। तभी उस मायरा की आवाज आती है, जो अपनी माँ से कह रही थी, माँ घर के सरे ये मेंबर्स आ गए हैं, कथा अभी तक आए नहीं। ये सुनकर राजेश्वरी जी कहते हैं, तुम एक कम करो मायरा, तुम कथा के कमरे में जाकर उस बुलाकर ले आओ, क्योंकि हमें जाने में बहुत देर हो रही है। ये सुनकर महाराजा से हैं कथा के कमरे की तरफ जाने लगती है। वैसे ही सभी के कानों में पायल और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। रुद्रक्ष जो इस वक्त अपना मोबाइल में ईमेल चेक कर रहा था, चूड़ियां और पायल की आवाज शो कर उसके हाथ और वो अपना सर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखता है। रुद्रक्ष वाहन देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सामने इससे कथा जो इस वक्त पूरी की पूरी दुल्हन लग रही थी, वो अपने पायल और चूड़ियों के खनक से मुस्कुराते नीचे लिविंग एरिया में ये रही थी। रुद्रक्ष का ही नहीं बल्कि सरे घर वालों का एक ख्याल था। वो सब बहुत देर तक कथा को देखते ही रह जाते हैं। कथा लगी रही थी इतनी खूबसूरत, वही रुद्रक्ष का तो हाल बेहाल हो रहा था। उस इस वक्त कथा की जरूरत हो रही थी, वो कथा में ही डूबा जा रहा था। उस इस वक्त अपने आसपास कोई भी इंसान नहीं देख रहा था, वो सिर्फ कथा दिख रही थी। वो कथा को देखने में इतना खो जाता है कि उसके हाथ में रखा फोन काफी देर से बज रहा था। अपने फोन की आवाज भी रुद्रनश को सुनाई नहीं देती है। वो इस वक्त कथा को पूरी दुनिया से छुपाकर अपने पिंजरे में कैद करना चाहता था, जहां से कोई भी शख्स उसकी कथा को और उसकी खूबसूरती को ना देख पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको कथा का लाल रंग की सदी का लुक
चाहिए तो मैं अपने YouTube पे पोस्ट कर दूंगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे स्टोरी बनाने में कम से कम 2 दिन लगते हैं, क्योंकि मुझे घर के काम भी करना पड़ता है और फ़ोन भी चलाना होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। अच्छी और लंबा स्टोरी लिख पाते हैं अगर आप एक दिन में कहोगे तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा, लेकिन आप लोग को मैं उतना अच्छा स्टोरी नहीं दे पाऊंगी जितना मैं सोच रही हूँ। आप लोगों को इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और ऊपर से मेरी आजकल तबीयत भी नहीं ठीक हो रही है, वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर कर जा रही हूँ आप लोगों को स्टोरी देने में। मुझे पता है आप लोग इंतजार करते रहते हैं स्टोरी का, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ। आप लोग के कमेंट में पढ़ते रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले ही मैं सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं दिल से सबको थैंक यू बोल रही हूँ, और मेरी 300 यूट्यूब फैमिली को मैं दिल से प्यार करती हूँ। आप लोग सच में मेरा दूसरा परिवार है और आप लोग खुश रहें, मैं बस यही चाहूँगी। धन्यवाद।